नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। और आज की ये वीडियो होगी हमारी यूपी टेट हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज़ का दूसरा पार्ट। इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ से 51 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुपम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा अपूर्व, दूसरा हो जाएगा अद्भुत, तीसरा हो जाएगा अद्वितीय या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा अनूठा। तो इसमें से अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा अद्वितीय। बाकी अपूर्व और अद्भुत और अनूठा ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 52। यहाँ पर कहा गया है, कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा कम सुनना, दूसरा है सुनी बात पर विश्वास करना, तीसरा हो जाएगा दूसरे की बात ना मानना, या चौथा हो जाएगा कान का कमजोर होना। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इस मुहावरे का सही अर्थ कान का कच्चा होना, तो ये हो जाएगा हमारा सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 53। यहाँ पर कहा गया है, क्षण वर्ग किसके योग से बना हुआ, मतलब छह जो वर्ड हैं ये किसके योग से बना हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा का घन चा, अगला है का घन चा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा का घन छा, या फिर ऑप्शन डी है का घन शा। ऐसे एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हमारे वर्णमाला चैप्टर से हैं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही हो जाएगा हमारा का घन छा वाला, ये वाला शा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मिलकर के छत्री छा का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 54। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा अप्रशस्यता, या फिर ऐसे लिखा जाएगा अप्रशस्यता, या ऑप्शन नंबर सी वाला अप्रशस्यता, या फिर असुप्रशस्यता। बताना है आपको सही आंसर कौन सा है, मतलब सही तरीके से कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जितने भी हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 55। यहाँ पर कहा गया, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद, तो पहला ऑप्शन है पा प्लस वन, दूसरा है पो प्लस एन, या तीसरा हो जाएगा पौ प्लस एन, या हमारा चौथा हो जाएगा पौ प्लस ना। तो आपको बताना है 55 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पो प्लस एन। पो प्लस एन जो है पावन का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 56। यहाँ पर कहा गया, पुनर्जन्म शब्द का, यहाँ पर वर्ड गलत है, इसको अवॉइड करिए। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा पुनर्घन जन्म, या फिर पुनुघन जन्म, या फिर पुनः घन जन्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। बताना है आपको सही आंसर कौन सा होगा इसका। तो यहाँ पर जो है पुनर्जन्म का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, पुनः घन जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 57। यहाँ पर कहा गया, इत्यादि शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में आपको बतानी है कौन सी संधि है। जब भी या वाला से पहले कोई आधा शब्द आता है तो वहाँ पर क्या कौन सा होता है। उम्मीद है आपको पता होगा, अगर ट्रिक जानते हैं आप तो आपको पता होगा, और अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। पहला ऑप्शन है हमारा यड़ संधि, दूसरा है हमारा वृद्धि संधि, तीसरा है हमारा गुण संधि, और चौथा है हमारा दीर्घ संधि। तो जब भी या वा से पहले आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर हमारा ज़्यादातर यड़ संधि ही होता है। मैक्सिमम चांस है कि यड़ संधि ही होगा, ध्यान रखना यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 58। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पे अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं यूपी टेट और सी टेट के रिगार्डिंग, उनको भी जरूर देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल होंगी। कम टाइम में बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज हमने कवर किए हैं, 100 पीवाईक्यूज से ज़्यादा जो है एक घंटे में कवर करती हैं, तो उनको जरूर देखिए वो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे वो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा नाक में चोट लगना, दूसरा है इज्जत देना, या फिर तीसरा है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा चापलूसी करना। आपको बताना है नाक रगड़ना का सही आंसर कौन सा होगा। तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है सबको आता होगा। अगला है 59 नंबर, उन्मूलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। पहला हमारा है उत्थान, दूसरा हो जाएगा हमारा उत्कर्ष, तीसरा है हमारा रोपड़, या चौथा हो जाएगा हमारा अवनति। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो उन्मूलन शब्द का जो सही विलोम शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, रोपड़। क्या हो जाएगा, रोपड़। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 60। यहाँ पर कहा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है। ये यहाँ पर हमारे इतिहास से सवाल आते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा चरण काल कहा है, चरण काल यहाँ पर लिखा लेकिन चरण काल होता है। अगला हमारा आदिकाल, या फिर वीर काल, या फिर बीज व्यापन काल। आपको बताना है इसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, किसको, आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो आदिकाल को उन्होंने क्या संज्ञा दी है, बीज विपन काल। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना कौन सा, बीज विपन काल। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 61। यहाँ पर कहा गया, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है।
दांत तले उंगली दबाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर सी हमारा अकल का दुश्मन, या चौथा हो जाएगा हमारा आबनूस का कुंदा। तो यहाँ पर इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम तो इसका आंसर नहीं देने वाले, क्योंकि बहुत ही आसान है, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 62। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा इंद्रजीत, दूसरा है जितेंद्री, या फिर तीसरा हो जाएगा दत्तचित्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कुशाग्र बुद्धि। तो कुशाग्र बुद्धि आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा। इंद्रियों को जीतने वाले तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जितेंद्री, ऑप्शन नंबर बी जितेंद्री। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 63 यानी कि 63। यहाँ पर है संकर शब्द किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा ग्रामीण भाषा का शब्द, या फिर संस्कृत भाषा का शब्द। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा ग्रामीण व संस्कृत शब्दों का मेल, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अब आपको बताना है संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द किसे कहते हैं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द हमारा क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। ध्यान रखना, इसको एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 64। यहाँ पर कहा गया सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पर ई बड़ी, या फिर आ लगेगा, या इया लगेगा, या फिर इक लगेगा। क्या लगा करके हम इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि सुतुआ। सुत में बड़ा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सुतुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 65। यहाँ पर कहा गया नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है हमारा कष्ट देना, दूसरा है अधिक प्रिय होना, या फिर पालतू होना, या फिर नाक की सफाई करना। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो नाक का बाल होना यानी कि बहुत ही प्रिय होना, यानी कि अधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 66। यहाँ पर कहा गया अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बिल्कुल ध्यान रखना, एग्जाम में जैसे ही आपको नहीं दिखा तो अंडरलाइन कर लीजिए, उसके नीचे यह सर्कल बना लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा घोटक, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोटक तो होता है, तो ये वाला हमारा नहीं हो सकता। अगला हमारा कटक, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी तुरंग। तो एक बात तो है, पहला वाला नहीं हो सकता और डी वाला भी नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन, यहाँ पर कौन सा हो सकता है? एक कटक है, एक है। तो यहाँ पर कटक वाला सही हो जाएगा, बाकी है जो है अश्व का पर्यायवाची होता है। तो यानी ए और सी और डी वाले होते हैं और बी वाला नहीं होता है, और हमसे नहीं पूछा गया था, यानी हमारा बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 67। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा अस्थिर, या फिर अडिग, या फिर यायावर, या फिर गतिशील। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो उसके लिए ये शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यायावर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यायावर। ध्यान रखना इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 68। बुंदेल हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों की रचना के रचयिता, मतलब इन पंक्तियों को किसके रचयिता के द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर सोहनलाल द्विवेदी, या रामनरेश त्रिपाठी। उम्मीद है काफ़ी चर्चित लाइन है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान। ध्यान रखना कौन किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 69, जहाँ जो कि कहा गया समाज शब्द का अर्थ क्या होता है? समाज शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारा संक्षेप, दूसरा हो जाएगा विच्छेद, तीसरा हो जाएगा विस्तार, या फिर चौथा हो जाएगा नवीन अर्थ। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो समाज शब्द का जो सही अर्थ है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा संक्षेप। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? संक्षेप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 70। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिर से पढ़ लीजिए। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों की कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान, या फिर छात्रों को अनुशासन में रखना, या ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा की तैयारी करवाना, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करवाना। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए छात्रों की कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 71। यहाँ पर कहा गया प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता? प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो सुनना, बोलना,
हंसना या फिर लिखना। तो आप सभी जानते होंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा CDP में या पेडागॉजी में, तो वहाँ पर 4 स्किल बताई जाती हैं लैंग्वेज की। भाषाई के कौशल जो है उसमें सुनना होता है, बोलना होता है और लिखना होता है, लेकिन हंसना नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा नहीं होता है। और हमसे यहाँ पर नहीं ही पूछा गया, तो यानी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, यानी कि हंसना नहीं होता है, बाकी सुनना बोलना लिखना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर जो कि चलते हैं, जो कि है 72 नंबर। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, उम्मीद है आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर। 14 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर 2 अक्टूबर को, या फिर 26 जनवरी को। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा 72 वाले का? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 73। यहाँ पर कहा गया है काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा व्याकरणीय नियमों की जानकारी, दूसरा हो जाएगा शब्द भंडार में वृद्धि, या फिर रसानुभूति या आनंदभूति करना, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कविता का सस्वर पाठ कराना। अब आपको बताना है काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। काव्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है रसानुभूति और आनंदभूति कराना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 74, देखते हैं इसको। मेरी गाय काली है, मेरी गाय क्या है? काली है। इस वाक्य में काली शब्द क्या है? इस वाक्य में काली शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा सर्वनाम है, दूसरा है क्रिया है, या फिर विशेषण है, या फिर संज्ञा है। तो आपको बताना है 74 का कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? मेरी गाय काली है। क्या है? विशेषता बता रहा है, कहीं ना कहीं गाय कैसी है? काली है। तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 75। अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग, इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे 19 से लेकर के 21 तक सारे PYQs को। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इसको। चलिए चलते हैं, इसका पहला पार्ट अगर ना देखा तो वो भी देख लीजिएगा। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन है हमारा समय व्यर्थ होता है, दूसरा ऑप्शन है हमारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा शिक्षक का काम बढ़ जाता है। मतलब जब नाटक का प्रशिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के लिए प्रयोग से क्या लाभ होता है, तो क्या लाभ होता है बताइए। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चा करके सीखता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 76। यहाँ पर क्या है? वाहनारूढ़ शब्द में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक का, या फिर करण कारक का, या फिर संप्रदान कारक का, या अधिकरण कारक का। आपको बताना है कि वाहनारूढ़ शब्द में कारक किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 77। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? उम्मीद है आप सभी को पता होगा इसका। देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा वीर रस, दूसरा है, यहाँ पर थोड़ा श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार रस ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार रस है, और अगला है हमारा करोड़ रस, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा शांत रस। तो आपको बताना है यहाँ पर 77 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा हमारा श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रसराज। अगला हमारा है धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? प्रश्न नंबर 78 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा आदिकाल, दूसरा है हमारा भक्तिकाल, या फिर रीतिकाल के कवि थे, या भारतीय काल के कवि थे। आपको बताना है किस काल के कवि इनको माना जाता है धनानंद को। तो ये माने जाते हैं रीतिकाल के कवि। कब किसके? रीतिकाल के। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 79, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको। आशीर्वाद को ऐसे लिखा जाएगा, या फिर आशीर्वाद, या आशीर्वाद, या फिर आशीर्वाद। अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 79 का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ध्यान रखना है इसको, बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक होती है इनमें, तो इनको बार बार से रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में गलती ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 80 को जो है से किस कारक का चिन्हबोधक होता है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्म हो जाएगा यहाँ पर, या फिर कर्ता हो जाएगा, करण हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। आप सभी को पता होगा इसका आंसर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्म कारक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 81। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 81। यहाँ पर कहा गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा हरिऔध है, दूसरा है निराला है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुलेरी, या ऑप्शन नंबर डी है अज्ञे। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किसका नाम है उपनाम? ये अज्ञे जी का, इनका जो है इनका उपनाम क्या है? तो अज्ञे इनका उपनाम है। पूरा नाम क्या है इनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इनका उपनाम क्या है? तो अज्ञे है। ध्यान रखना है इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 82। बिहारी
के क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी जो लेखक हैं उनका क्या प्रसिद्ध है? पद प्रसिद्ध है, या फिर सवैया प्रसिद्ध हैं, या फिर दोहा के लिए जाने जाते हैं, या फिर कविताएं प्रसिद्ध हैं इनकी? तो बताइए इनका क्या प्रसिद्ध है? तो बिहारी के जो हैं दोहे प्रसिद्ध हैं, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। अगला है प्रश्न नंबर 83, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है पुनर्घन जन्म, या फिर पुनर्घन जन्म, पुनर्घन जन्म, या फिर पुनुघन जन्म। अब आपको बताना है 83 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्घन जन्म। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 84, यहाँ पर कहा गया है शोक किस रस का स्थायी भाव है? पहला हमारा है शांत रस का, दूसरा हो जाएगा करुण रस, तीसरा हो जाएगा हास्य रस, या चौथा हो जाएगा हमारा वीर रस। तो 84 का बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है करुण रस का स्थायी भाव। ये किसका हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 85, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? पहला ऑप्शन है हमारा अवधी में, दूसरा है ब्रजभाषा में, तीसरा है खड़ी बोली में, चौथा हो जाएगा राजस्थानी में। आपको बताना है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है। तो 85 का हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो किसमें की है? ब्रजभाषा में की है। ध्यान रखना किसमें की है? ब्रजभाषा में की है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 86, यहाँ पर कहा गया है दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, और दोहे का उल्टा कौन होता है? सोरठा होता है। ध्यान रखना क्या होता है दोहे का उल्टा? सोरठा। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है 24 होती हैं, या फिर 26 होती हैं, या 28 होती हैं, या 30 होती हैं? बताइए दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे में कुल 24 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 87, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या होगा? मतलब जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द बताइए, वाक्यांश बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा कुलीन, दूसरा हो जाएगा समृद्ध, तीसरा हो जाएगा धनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृपण। अब आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? कुलीन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कुलीन। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 88, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन है हमारा दाती, दात्री हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दात्र हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी है दात्रिका हो जाएगा। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो हमारा हो जाएगा दात्री। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? दात्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की जो कि प्रश्न नंबर 89, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का क्या हुआ? पेड़ से गिरा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन है हमारा संप्रदान कारक है, दूसरा हो जाएगा कर्म कारक है। ध्यान रखना यहाँ पर पेड़ से गिरा लिखा है ना। अगला है हमारा अपादान कारक, और चौथा हो जाएगा करण कारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अपादान। क्या हो जाएगा? अपादान। अपादान कारक क्या होता है? यहाँ पर से का प्रयोग होता है और अलगाव का भाव आता है। कैसा? अलगाव का। तो लड़का पेड़ से गिरा, क्या हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की जो कि प्रश्न नंबर 90 यानी कि 90, यहाँ पर कहा गया पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? पहला हमारा ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हमारा है सर्वनामिक विशेषण, तीसरा हमारा है गुणवाचक विशेषण, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो पापी शब्द में विशेषण है गुणवाचक। कैसा? उसके गुण बताया जा रहा है कि वो कैसा है? पापी आदमी है। तो ये कैसा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। संख्या बताई नहीं जा रही है, सर्वनामिक भी नहीं है और परिमाण भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। अगला हमारा है 91 का, नवल सुंदर श्याम शरीर की सलज नीरज सी कंकलत थी। मतलब नवल सुंदर श्याम शरीर की सलज नीरज सी कंकलत थी, इनमें कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है हमारा उपमा अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर देखना है आपको, कहीं ना कहीं सा सी से जब भी कहीं आता है, कंपेयरिंग की जाती है, तो वहाँ पर कौन सा होता है? अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सा सी से कहीं पर आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 92 यानी कि बीजक किसकी रचना है? बहुत ही फेमस है बीजक किसकी रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ अक्सर इसको पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सूरदास की है, दूसरा है तुलसीदास की है, ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास की है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जयसी की है। आपको बताना है कि जो है बीजक किसकी रचना है। तो बीजक जो है कबीरदास जी की रचना है। किसकी है? कबीरदास की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि का नहीं है? मतलब अष्टछाप का कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा कुम्भन दास, या दूसरा हो जाएगा हमारा सूरदास, ऑप्शन नंबर सी हमारा है नाभादास, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कृष्णदास। तो आपको बताना है अष्टछाप जो 8 कवि हैं उनमें से इसमें कौन नहीं है।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभा दास जो है अष्टछाप कवि में नहीं है। ठीक है, बाकी कुंभन दास, सूरदास और कृष्णदास तीनों ही आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 94। यहाँ पर कहा गया है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा आत्म साक्षात्कार, दूसरा हो जाएगा स्वानुभूति, स्वानुभूति, अगला हो जाएगा हमारा अनिर्वाचनीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा रहस्य। तो आपको बताना है 94 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनिर्वचनीय। तो बिल्कुल सही हो जाएगा सी वाला, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 95। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। पहला ऑप्शन है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी का, दूसरा है हमारा सरदार पूर्ण सिंह का, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल का, या ऑप्शन नंबर डी है पदम सिंह शर्मा का। आचरण की सभ्यता ये किसका निबंध है। तो ये किसका निबंध है, ये सरदार पूर्ण सिंह का है। ठीक है, ध्यान रखना किसका है, सरदार पूर्ण सिंह का। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 96। यहाँ पर कहा गया भूषण किस काल के कवि थे। भूषण किस काल के कवि थे। पहला ऑप्शन है हमारा वीरगाथा काल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, या फिर हमारा चौथा हो जाएगा आदिकाल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा काल हो जाएगा ये। तो भूषण जो है किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। ध्यान रखना किसके हैं, रीतिकाल के। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 97। यहाँ पर कहा गया उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। पहला ऑप्शन है हमारा करुण रस का स्थायी भाव है, या फिर वीर रस का है, या हास्य रस का है, या फिर श्रृंगार रस का है। आपको बताना है कि उत्साह किसका है। आप सभी जानते हैं उत्साह जो है वीर रस का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम तक सारे कवर करेंगे, तो आप ये वीडियो को देखते रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए अगला है, और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला है कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली जो कि एक रचना है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है हमारा सूरदास जी के द्वारा, दूसरा है जयसी जी के द्वारा, या फिर तीसरा हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा धनानंद के द्वारा। तो कवितावली के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलसीदास है। क्या कौन है, तुलसीदास जी। अगला है प्रश्न नंबर 99। यहाँ पर कहा गया है विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है। पहले हमारा ऑप्शन है अवधी की रचना है, या फिर अवधी भाषा में लिखी गई है, या दूसरी है खड़ी बोली में, या ऑप्शन नंबर सी है ब्रज भाषा में, या चौथी है अपभ्रंश में। आपको बताना है विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है। तो ये किस भाषा की है, ब्रज भाषा की है। किसकी है, ब्रज भाषा की। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 100। यहाँ पर कहा गया टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। ये कंठस्थ में आता है, या फिर तालव्य में आता है, या मूर्धन्य में आता है, या फिर दंत में आता है। आपको बताना है टावर किस में आता है। तो टावर्ग आता है हमारा मूर्धन्य में, ध्यान रखना इसको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो है इसमें 200 क्वेश्चन और बाकी हैं। हम लोग पूरे 300 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके सारे PYQs कवर हो जाएँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दें।